हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल। आज हम बात करेंगे अबाउट द व्हीट ग्रेन यानी गेहूं के बारे में। हम देखेंगे कि आज मिलने वाला गेहूं कैसे अलग है फ्रॉम व्हाट वाज अवेलेबल 40-50 इयर्स बैक विद आवर एंसेस्टर्स। हम देखेंगे कि कैसे आज के गेहूं के प्रोडक्ट्स को कंज्यूम करना हार्मफुल है हमारे बॉडी के लिए rather than doing any good to us, और क्या कारण है कि wheat and wheat products dominate the junk food industries today. What is the logic of the food processing industries to include wheat in most of the junk foods today? We'll discuss all these three aspects from the health perspective, so we'll start it here. Wheat is present everywhere in our diet, be it at home with roti or be it at restaurant with pizza, burger, pasta. Everywhere wheat is present. So we can say that about 80% of the diet, especially for the Indians, wheat is present in that. इसीलिए हमारा ये जानना जरूरी है कि how healthy it is to have the modern day wheat. So अब मैं आपको बताऊंगा कि how the modern wheat is different from the wheat we had with our ancestors. इसके लिए थोड़ा सा हमें evolution of the modern wheat पे जाना होगा। जो पहला wheat यानी गेहूं का फसल जो हमारे ancestors यूज करते थे उसे एंड कॉर्न कहते थे। उसमें 14 क्रोमोसोम था। उसे व्हीट ग्रास के साथ मेट कराकर जो नेक्स्ट वैरायटी ऑफ व्हीट आया वो था एमर। उसमें 28 क्रोमोसोम था। फर्दर क्रॉस मेटिंग के बाद एमर के बाद जो नया वैरायटी आया दैट वाज द ट्रिटिकम स्पीसीज ऑफ द व्हीट, और जो ट्रिटिकम स्पीसीज ऑफ व्हीट था उसमें 42 क्रोमोसोम्स था। ट्रिटिकम स्पीसीज वाज देयर इन अराउंड 1960s। 1960s में पॉपुलेशन एक्सप्लोजन हुआ है। वर्ल्ड का पॉपुलेशन काफी रैपिडली बढ़ने लगा, जिसके कारण कंट्रीज का फोकस था कि किस तरह से जो ग्रेन्स है उनका प्रोडक्शन बढ़ाया जाए। और जैसा हम जानते हैं कि अबाउट 80% ऑफ द फूड ग्रेन कंजम्पशन इज फ्रॉम द व्हीट, इसलिए मेन फोकस व्हीट पे था। तो 1960s में काफी साइंटिस्ट ने रिसर्च किया और फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड मीटिंग से ट्रिटिकम स्पीसीज को चेंज कर दिया गया इन द सेमी ड्वार्फ वैरायटी ऑफ व्हीट। एक्चुअली जो प्रिमिटिव व्हीट था वो 6-7 फीट लंबा हुआ करता था और काफी स्पेस लेता था जो गेहूं का फसल हुआ करता था। और आज के गेहूं के फसल जो सेमी ड्वार्फ वैरायटी है वो छोटे होते हैं, कम स्पेस लेते हैं और उनका प्रोडक्शन ज्यादा होता है। सो दिस वाज द सेमी ड्वार्फ वैरायटी ऑफ व्हीट। अब इस पॉपुलेशन एक्सप्लोजन के बाद सडनली जो फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज है उनका बूमिंग होने लगा और फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री स्टार्टेड म्यूटेटिंग द सेमी ड्वार्फ वैरायटी ऑफ व्हीट विद अ केमिकल कॉल्ड सोडियम एजाइड व्हिच इज हाईली टॉक्सिक। इस म्यूटेशन के कारण जो प्रोडक्शन था वो अबाउट 5-6 फोल्ड्स इंक्रीज हो गया। पर जो ये जो म्यूटेटेड rather chemically mutated variety of wheat that we are eating today, that is the modern wheat, is very much different from what we had with our ancestors, the end corn wheat. So इसलिए मेरा कहना है कि जो food value end corn wheat का था, it is not the same with the chemically mutated modern day wheat. अब हम देखेंगे कि क्यों हमें wheat and wheat products को अपने डाइट में इंक्लूड नहीं करना चाहिए। इसके सपोर्ट में मैंने एक्चुअली 4 कल्प्रिट्स को आइडेंटिफाई किया है, जैसा आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। दीज आर दी ग्लाइडिंग प्रोटीन्स, एमाइलोपेक्टिन ए, व्हीट जर्म ग्लोबुलिन्स एंड फाइटेट्स। सो सबसे पहले हम बात करते हैं ग्लाइडिंग प्रोटीन के बारे में। ग्लाइडिंग प्रोटीन जो कि प्रेजेंट होता है व्हीट में यानी गेहूं में, दिस ग्लाइडिंग प्रोटीन एक्चुअली क्रॉसेस द ब्लड ब्रेन बैरियर और ये ब्रेन में कुछ ओपियोइड रिसेप्टर्स होते हैं जिन पे एक्ट करता है। इन ओपियोइड रिसेप्टर्स पे एक्ट करने के कारण ये हमारे एपेटाइट को स्टिमुलेट करता है, जिसके कारण हमें फूड के लिए क्रेविंग होता है। तो ये रीजन है कि एक फुल कंप्लीट मील लेने के बाद भी हमें रिपीटेडली भूख लगने का एहसास होता है। दैट इज बिकॉज द ओपियोइड इफेक्ट ऑफ द ग्लाइडिन प्रोटीन। जो सेकेंड हार्मफुल एस्पेक्ट है ग्लाइडिन का वो ये है कि ग्लाइडिन प्रोटीन जो होता है वो हमारे लार्ज इंटेस्टाइन यानी बड़े आंत के जो वॉल होती है उसमें टाइट जंक्शंस होते हैं, उनको ये ग्लाइडिन प्रोटीन परमेबल बना देता है। तो परमेबल होने के कारण ग्लाइडिन प्रोटीन के साथ साथ कुछ फॉरेन मटेरियल जो कि हम व्हीट के साथ खा रहे हैं वो भी चला जाता है हमारे ब्लड स्ट्रीम में, जिसके कारण हमारा बॉडी जो होता है रेस्पॉन्ड करता है एज अ प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म बाय प्रोड्यूसिंग एंटीबॉडी। सो रिपीटेड एक्सपोजर टू व्हीट या ग्लाइडिन प्रोटीन के एक्सपोजर के कारण ऑटो इम्यून डिजीज का जो रिस्क होता है वो बढ़ जाता है, लाइक यू हैव टाइप 1 डायबिटीज एंड रूमेटॉइड आर्थराइटिस। जो तीसरा हार्मफुल एस्पेक्ट है ग्लाइडिन प्रोटीन का
वो ये है कि इट हैज सम इफेक्ट ऑन द CNS यानी सेंट्रल नर्वस सिस्टम पे। देखा गया है कि ग्लाइडिन प्रोटीन ऑन प्रोलॉन्ग्ड एक्सपोजर कॉजेस डिप्रेशन यानी डिप्रेशन कराता है, और जो बाइपोलर डिसऑर्डर के मरीज होते हैं उनमें मेनिया इंड्यूस करता है। ग्लाइडिन प्रोटीन ऑल्सो इंड्यूसेस फूड ऑब्सेशन, फूड के लिए ऑब्सेशन क्रिएट करता है, और जो ADHD यानी अटेंशन डेफिसिट डिसऑर्डर वाले लोग होते हैं या फिर पीपल चिल्ड्रन विद ऑटिज्म, उनमें इट कॉजेस डिक्रीज इन द अटेंशन स्पैन। सो ये CNS डिप्रेसिव इफेक्ट होता है ऑफ द ग्लाइडिन प्रोटीन। जो दूसरा कल्प्रिट मैंने आइडेंटिफाई किया है वो है एमिलोपेक्टिन ए। एमिलोपेक्टिन ए जो होता है, इट इज अ वेरी इजीली डाइजेस्टेबल कंपोनेंट, बहुत आराम से डाइजेस्ट हो जाता है, एक कंपोनेंट है वीट का, बिकॉज इट इज डाइजेस्टेड बाय एमाइलेज एंजाइम। एमाइलेज एंजाइम हमारे माउथ में भी प्रेजेंट होता है, इसलिए इसका डाइजेशन बहुत इजी होता है। इजी डाइजेशन के कारण ये रैपिडली ब्लड स्ट्रीम में पहुंच जाता है, एंड दिस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स ऑफ द व्हीट ग्रेन। तो हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स का मतलब है कि रैपिडली ब्लड में पहुंचता है और खाते ही तुरंत जो ब्लड शुगर होता है उसमें रैपिड स्पाइक होता है। अब रैपिड स्पाइक होगा ब्लड शुगर में तो हमारा इंसुलिन जो होगा उसमें भी रैपिड स्पाइक होगा, और रिपीटेड एक्सपोजर होने के कारण इंसुलिन बार बार रैपिड स्पाइक होने के कारण इंसुलिन रेसिस्टेंस डेवलप होता है, विच वी कॉल एज टाइप 2 डायबिटीज। सो जो एमिलोपेक्टिन ए है दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रीडिस्पोजिंग टू टाइप 2 डायबिटीज। जो तीसरा कल्प्रिट दैट आई हैव आइडेंटिफाइड इज द व्हीट जर्म ग्लोबुलिन। व्हीट जर्म ग्लोबुलिन जो होता है प्रेजेंट इन द व्हीट is actually toxic to the large intestine to some extent. जो prolonged exposure to wheat germ globulin होने के कारण हमारा जो large intestine है उसमें कुछ finger like projections होते हैं जिन्हें हम villi बोलते हैं। These villi are responsible for absorption of vitamins. अब prolonged exposure to wheat germ globulin होने के कारण ये जो villi है ये destroy हो जाता है, और in absence of this villi जो vitamins का absorption होता है वो भी hindered हो जाता है, वो भी कम हो जाता है। तो ये है एक हार्मफुल एस्पेक्ट व्हीट जर्म ग्लोबुलिन का। जो दूसरा हार्मफुल एस्पेक्ट है व्हीट जर्म ग्लोबुलिन का वो ये है कि जो व्हीट जर्म ग्लोबुलिन है ये हमारे गट में फूड का एब्जॉर्प्शन को डिक्रीज करता है, फूड के डाइजेशन को डिले करता है। व्हाई? बिकॉज ये व्हीट जर्म ग्लोबुलिन ब्लॉक्स दी हार्मोन कॉल्ड कोलेसिस्टोकाइनिन। अब जब हम फूड माउथ से लेते हैं, जब वो डियोडनम के पास आता है, डियोडनम के पास आने के बाद कोलेसिस्टोकाइनिन हार्मोन रिलीज होता है दैट स्टिमुलेट्स द रिलीज ऑफ एंजाइम्स फ्रॉम द पैंक्रियाज। तो जब हमारे डाइट में हाई कंटेंट ऑफ व्हीट जर्म ग्लोबुलिन है तो ये ब्लॉक कर देगा कोलेसिस्टोकाइनिन को, जिसके कारण जो पैंक्रियाटिक एंजाइम्स है उनका सिक्रीशन नहीं होगा, तो फूड डाइजेस्ट नहीं होगा। फूड डाइजेशन डिले होने के कारण हमें रिफ्लक्स के सिम्टम्स आएंगे, यानी गैस्ट्रिक अपसेट होगा, और जो हमारा बॉवेल हैबिट्स होगा वो भी ऑल्टर्ड हो जाएगा। फिर जो तीसरा कल्प्रिट दैट आई हैव आइडेंटिफाइड इज द फाइटेट्स, सॉरी द फोर्थ कल्प्रिट इज द फाइटेट्स। Phytates actually decrease the absorption of some of the important minerals like calcium, zinc and magnesium. ये positively charged minerals के absorption को ब्लॉक करता है, जिसके कारण इनके डिफिशियंसी के सिम्टम्स आते हैं। तो इन चार कल्प्रिट के अलावा भी कुछ अदर साइड इफेक्ट्स जो कि देखा गया है विद प्रोलॉन्ग यूज ऑफ व्हीट इज एलर्जिक सिम्टम्स। आज हम देखते हैं कि एलर्जी का प्रॉब्लम बहुत कॉमन है। So wheat is one of the responsible cause for it. ये allergy could be in the form of rhinitis, it could be in the form of rashes, it could be in the form of gut allergies. So all these allergies can be predisposed partially to consumption of wheat. और जो last harmful aspect मैंने देखा है with wheat consumption, it is the endocrine disruption, यानी endocrine system का disruption करता है, leading to PCOS, that is polycystic ovary syndrome in female, and gynecomastia यानी बिग ब्रेस्ट इन मेल, दैट इज कॉल्ड गायनेकोमास्टिया। इन दोनों कॉजेस के लिए भी व्हीट कंजम्पशन को प्रीडिस्पोज किया गया है। सो आई थिंक विद सो मच ऑफ हार्मफुल एस्पेक्ट्स ऑफ कंजम्पशन ऑफ व्हीट, आई थिंक वी शुड डिक्रीज द कंजम्पशन ऑफ व्हीट और रादर ट्राई टू एलिमिनेट व्हीट फ्रॉम आवर डाइट। जो तीसरा एस्पेक्ट मैंने बताया था कि व्हाई द जंक फूड इंडस्ट्रीज, द फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज इंक्लूडिंग व्हीट इन देयर डाइट, ये इसका कारण ये है कि बिकॉज द ओपियोइड प्रॉपर्टी ऑफ द ग्लाइडिन प्रेजेंट इन व्हीट, जो हमारा फूड ईटिंग एटीट्यूड है वो बढ़ता है, वो जो हमारा क्रेविंग होता है फूड के लिए, दैट इज इंक्रीज बिकॉज द ओपियोइड इफेक्ट ऑफ द ग्लाइडिन।
सो इस ओपियोइड इफेक्ट को यूज कर रहे हैं हमारे फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज टू इंड्यूस मोर हंगर इन अस टू हैव मोर एंड मोर जंक फूड्स। जैसे ये कॉमन सिनेरियो है कि अगर कोई पिज्जा या बर्गर पास्ता खाता है, then that person tends to have a craving to eat that the same food item again on his next visit to the food counter. So ये कारण है कि why we have craving for the junk food items. So that's all on wheat from my side. Wheat की जगह पे जो alternative grains that can be used or the alternative grains that I am using it, I'll show that at the end of the video. आप भी उन grains को use कर सकते हैं. I hope इस वीडियो से आपको कुछ इंसाइट मिला होगा अबाउट द एडवर्स इफेक्ट ऑफ यूजिंग वीट फॉर लॉन्ग ड्यूरेशन ऑफ टाइम, एंड आई होप दिस वीडियो इज हेल्पफुल टू यू. इफ यू स्टिल हैव एनी डाउट्स यू कैन पोस्ट इट इन द कमेंट, एंड फॉर फर्दर इंफॉर्मेशन ऑन द साइड इफेक्ट्स ऑफ wheat and the wheat as a cause of obesity, you can read the book called The Wheat Belly that is available on most of the online platforms. So that's all from my side. Have a look at the pics of the grains that you can use at home instead of wheat. Stay healthy and stay tuned. Meet you in next video. Thank you so much.